नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है बिहार एसएससी सीजीएल सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए, क्या है प्रश्न पहला। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वह किस देश से ली गई है। हमारा जो संविधान है उस संविधान जो है अलग अलग देशों से जो है अलग अलग वहां की अच्छी अच्छी बातों को जो है हमारे संविधान में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कहां से ली गई है, तो वह कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अब संविधान संशोधन जो है यह संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल कितना है, 368। आर्टिकल 368 के तहत जो है क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। ठीक है, संविधान में अगर कोई संशोधन है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिकल 368। ठीक है, 368। अब संविधान में जो संशोधन होता है वो भी उसका भी दो तरीका है, एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से। तो साधारण बहुमत की जब बात की जाती है, क्या साधारण बहुमत की जब बात की जाएगी तब साधारण बहुमत का मतलब होता है कि कुल उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1, यानी कि जितने सदन में सदस्य मौजूद हैं उनमें उनका 50% और प्लस 1 सदस्यों से अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वह साधारण बहुमत होता है। और इसी में अगर जो है 50% प्लस 1 तो जरूरी है ही, क्या है, 50% प्लस 1 तो जरूरी है ही। अगर इसके साथ साथ जो है आम से कम आधे राज्यों का भी सपोर्ट उस विधेयक को मिल जाता है तब उसको विशेष बहुमत की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर 50% प्लस 1 रहेगा ही नहीं तो सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। ठीक है ना, तो सरकार अपना बहुमत खो देगी, क्योंकि बहुमत के लिए क्या होना चाहिए, 50% प्लस 1 होना चाहिए, तभी कोई सरकार रह सकती है। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया था प्रश्न कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था लिया गया है। इसके अलावा और कनाडा से क्या लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र की केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं, कनाडा से, इटली से नहीं कुछ लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, कंकरेंट। 3 प्रकार की सूचियां होती है ना, कौन कौन होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है, केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची में जो विषय दिए हुए रहते हैं, राज्य सूची पर कम में जो विषय दिए हुए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची में जो होते हैं वह दोनों होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अगर बनाता है कानून तो अगर विवाद हो जाती है तब वैसी स्थिति में केंद्र सरकार का जो विधेयक होगा वह जो है मान्य होगा। ठीक है, तो यह था क्या, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन किस भाग में है, संविधान के भाग 20 में है। कितना भाग में है, भाग 20 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या है, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु कितना है। देखिए, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करना, अगर कारखाना में कोई रोजगार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जो है कारखानों में काम करने से क्या किया गया है, निषेध किया गया है। और यह किस आर्टिकल में ये बातें कही गई हैं, आर्टिकल 24 में। और इसी के तहत जो है एक बालात श्रम अधिनियम बना, कौन है, बालात श्रम एक्ट बना, अधिनियम बना, कब,
1986 में बना। उसके तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नहीं काम नहीं करना है, ठीक है, कारखानों में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, जब पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया तो उस समय जो है पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है अब तक 3 बार लग चुका है, ठीक है। एक भारत चाइना वार, इंडो चाइना वार, भारत चाइना वार के समय में लगा है। उसके बाद फिर इंडो पाकिस्तान वार, ठीक है, 1962 में लगा, 1965 में लगा। उसके बाद राष्ट्रीय थी, उसके बाद आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा था, आंतरिक अशांति और बाह्य, ये भी बताए थे हम पिछले स्टेट में आया था। तो आंतरिक व युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर, कब? 1974 में, इंदिरा गांधी। तो जब पहली बार लगा था तो पूछ रहा है कि जिस समय पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय जो है कौन थे उस समय देश के राष्ट्रपति? तो एस राधा कृष्णन थे। कौन थे? एस राधा कृष्णन थे, ठीक है ना। सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनका जो है अभी शिक्षक दिवस हम लोग मनाए हैं 5 सितंबर को, ठीक है। इन्हीं का जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर पहले रह चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाने वैसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर पहले रह चुके हैं वह कौन थे? एस राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा एक ऑप्शन में है वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर, फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन? वीवी गिरी। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे हुए? तो देखिए, जाकिर हुसैन का जब कार्यकाल चल रहा था तो उस समय जो है क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। यह 1967 में बने थे, ठीक है, और 69 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किनका? जाकिर हुसैन का, ठीक है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय पद खाली नहीं रहना चाहिए, इसीलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? वीवी गिरी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 1950 से लेके 62 तक के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर कब तक? 62 तक। और 62 से 67 तक कौन रहे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अब आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर देखिए। अब 4 नंबर है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई थे? देखिए, तो जैसे अभी हमने बताया कि अलग अलग देशों से जो है अलग अलग स्रोत है संविधान के, तो संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसलिए जो है संसदीय शासन प्रणाली जो है कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले भी हमने आर्टिकल बताया था, ठीक है, संसद का गठन किस आर्टिकल से होता है, ठीक है। फिर आज बता रहे एकदम अब डेली बताए हैं, प्रत्येक सेट में बताए हैं। तो संसद का गठन कितना से होता है? 79 से होता है संसद का गठन। अब तो एकदम याद हो ही जाना चाहिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप में कमी है, ठीक है। संसद का गठन 79, आर्टिकल 79। 80 में 80 से क्या होता है? आर्टिकल 80 से क्या है? आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना है। क्या है? राज्यसभा की संरचना। 81 क्या है? लोकसभा की संरचना। किसका है? लोकसभा की संरचना है। 79 हो गया, 80 हो गया, 81 हो गया, ठीक है ना। 82 इंपोर्टेंट नहीं है। 83 क्या है?
अवधि होता है, 84 क्या है, योग्यता है, 85 क्या है, सत्र जो बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 85 86 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 87 क्या है, 87 है अधिवेशन, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ना, उसके बारे में है 87 में, ठीक है। इसके अलावा 89 है और 93 है। 89 क्या है, 89 है जो क्या कहते हैं, राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति है उनके बारे में है, किसमें, आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 93 में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है 93 में। तो याद रखिए, ठीक है ना, बहुत डेली प्रतिदिन मैंने बताया है आर्टिकल, ये सब आर्टिकल जो 79 80 81, उसके बाद फिर 83 बताए हैं, 84 बताए हैं, उसके बाद 85 बताए हैं, उसके बाद 87 बताए हैं, उसके बाद 89 और 93, ठीक है। तो याद रखिएगा एकदम सीरियली। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा। देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन ने कहा था। सहकारी संघवाद यानी कि कहने का मतलब है कोऑपरेटिव फेडरेशन, ठीक है ना, क्या, कोऑपरेटिव फेडरेशन। इसका मतलब होता है कि सहयोग से जो है क्या करना, सरकार को चलाना, राज्य को चलाना, वही होता है क्या, सहकारी संघवाद। जैसे हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन राज्य की शक्ति क्या है, सीमित है, असीमित तो है नहीं, ठीक है। तो केंद्र और राज्य मिलकर जो है संघ, सभी राज्य जो है किस पर आश्रित हैं, केंद्र पर आश्रित हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सहकारी संघवाद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान को शेर के रूप में जाना जाता है। देखिए, टीपू सुल्तान का संबंध कहां से है, मैसूर से है, ठीक है ना। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली। क्या नाम था, हैदर अली। क्या नाम था, हैदर अली। इसमें टीपू सुल्तान, जब अंग्रेजों और आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ, 4 ठो हुआ था, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम 2 जो युद्ध हुए आंग्ल मैसूर युद्ध, उसका नेतृत्व किसने किया, हैदर अली। और द्वितीय जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर तृतीय और चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत जो है अंग्रेज जो है मैसूर पर क्या कर लिए, अधिकार कर लिए, ठीक है। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह जो है कब से प्रथम जो हुआ था, फर्स्ट जो हुआ था, यह 1766 से लेके 1769 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1766 से 1769 ईस्वी में हुआ था। यह जो है मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। किस संधि से, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1780 से 1784 में हुआ था। द्वितीय कब से कब हुआ था, 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। यह जो है मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। किस संधि से, मंगलोर की संधि से, मंगलोर की संधि से। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका नेतृत्व किसने किया था, टीपू सुल्तान किया था। यह 1790 से 92, थर्ड जो है कब हुआ था, 1790 से 92। और यह जो है किस से समाप्त हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये भी हम पहले क्लास में बता चुके हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था कौन, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना। उसके बाद इस समय कौन था, 1792-93 में कार्नवालिस था। कौन था, कार्नवालिस था इस समय गवर्नर जनरल, ठीक है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है क्या हुआ था कि अंग्रेज जो है मैसूर पर कब्जा कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आंसर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पचकठिया प्रथा प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे। देखिए, पचकठिया प्रथा यही था कि 1 कट्ठा भूमि को जो है 1 बीघा भूमि को 5 भागों में बांट दिया जाता था, और उस पर जो है
कौन सा खेती? नील की खेती के लिए। कौन सी खेती? नील की खेती के लिए जो है जबरदस्ती किया जाता था। यही था क्या? पचकठिया प्रथा। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था इस सत्याग्रह के लिए। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, देखिए भारत सरकार अधिनियम जो 1935 बना था, यह जो है इसी से संविधान में का जो स्रोत है उसमें अधिकांश बातें जो हैं यह 1935 से ही लिया गया था। ठीक है ना? 1935 का जो इंडियन एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, उससे अधिकांश बातें संविधान में शामिल की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, अब जो है तो पूछ रहा है कि किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। एक संघीय यानी कि केंद्र जो है मजबूत रहेगा संघ, और एक संघीय और संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली में कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया था। संसद, संसद के में क्या होता है? संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, अभी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम जो किस पर आधारित है? एक संघीय और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसमें संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति। देखिए इसमें 1935 में जो है संविधान सभा के लिए जो है कोई मांग नहीं किया गया था। संविधान सभा की मांग जो है, संविधान सभा बनाने की बात, मांग नहीं, संविधान सभा बनाने की बात जो है 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्वीकार किया था। किससे? अगस्त प्रस्ताव से। किससे? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, उसी से संविधान सभा का गठन का बात कहा था अंग्रेजों ने में। और उसके बाद संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा जो है इसका गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है, तो यह था क्या? नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? देखिए कामरूप एक प्राचीन नाम जो है असम। कामाख्या मंदिर भी कहाँ है? असम में है। तो यह जो है कामरूप एक प्राचीन नाम है किसका? असम का। ऐसा कहा जाता है वहां पर जो कामदेव थे, भगवान जो थे, जिनका वर्णन पुराणों में है, वह जो है उनका संबंध कहाँ से है? असम को ही पहले कामरूप कहा जाता था। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? ब्रिटिशों के द्वारा असम कर दिया गया था। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? असम के मुख्यमंत्री का नाम, असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। क्या नाम है उनका? हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति, जिससे फ्रांसीस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, वर्ष कब हुआ? देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो है वह कब कब हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। क्यों हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा सामाजिक अत्याचार, राजनीतिक अत्याचार बढ़ गए थे। इसी के कारण करों का आर्थिक बोझ भी बढ़ गया था, जिसके कारण वह फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है, और वह क्रांति कब हुई थी? 1789 में, जिसका नेतृत्व करता एक तरह से किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, किसे? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त कर दिया गया? देखिए बर्लिन की दीवार को जो है 1989 में। कब? 1989 में। बर्लिन जो है 2 भाग में बटा हुआ था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। कौन सा? पूर्वी बर्लिन। और देखिए दीवार हो गया, और इधर पूर्वी बर्लिन हो गया, इधर पश्चिमी बर्लिन हो गया। अब बीच में एक दीवार था। इसमें था क्या कि पूर्वी बर्लिन में जो है
कम्युनिस्टों की सरकार थी और पश्चिमी बर्लिन में जो है समाजवादी सरकार थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि लोग जो है एक तरफ से दूसरे तरफ न जाएं, इसी के लिए जो है इस दीवार का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, और जिसे ध्वस्त कब कर दिया गया, हटा दिया गया, कब, 1989 में। ठीक है, और यह बना कब था, बर्लिन की दीवार बना था 1961 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, राष्ट्रवाद साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार रहा। राष्ट्रवाद जर्मनी साम्राज्य को छोड़कर, कौन सा, जर्मन साम्राज्य को छोड़कर बाकी जो भी साम्राज्य थे वह बड़े साम्राज्य के पतन के हिस्सेदार रहे, यानी कि जो उसका जो पतन खराब हो रहा था उसके हिस्सेदार रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। देखिए स्वेज नहर जो है, मीदा नहीं, मिस्र, क्या होना चाहिए, मिस्र, मिस्र। स्वेज नहर कहाँ है, मिस्र में है। ठीक है ना, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऐसा होने से क्या हुआ, लाल सागर, लाल सागर, ऐसा होने से क्या हुआ, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने से क्या हुआ फायदा, कि एशिया और यूरोप के बीच जो है दूरी क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण जो व्यापार के लिए माल ढुलाई होती थी वह जो है उसका बचत, समय की भी बचत होने लगी, पैसे की भी बचत होने लगी, सब कुछ बचत होने लगा। इसी के कारण स्वेज नहर जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण नहर है, जो कहाँ है, मिस्र में है। ठीक है ना, इसके अलावा नेक्स्ट में है, नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, आइए अब। एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है, क्या कहलाता है। देखिए कहने का मतलब है कि यह जो है क्या है, कि एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा नहीं होता है, तो वह कौन सी होता है, मौसमी सूखा कहलाता है। ठीक है ना, जैसे बारिश होने वाला है और बारिश का मौसम है, बारिश नहीं हो, ठीक है, तो यह मौसमी सूखा हो जाएगा। ठीक है ना, एक दिन हमने पिछली क्लास में बताया था अल नीनो और लाल नीनो के बारे में। ठीक है ना, जिसमें अल नीनो में क्या बताए थे, प्रशांत महासागर में जो है क्या होता है कि सागर जो होता है वह जो है, सागर का जो तल पे जो पानी रहता है वह या तो अत्यधिक गर्म हो जाता है तब अल नीनो आता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है तो ला नीनो आता है। ठीक है ना, तो मौसमी सूखा। नेक्स्ट प्रश्न है कम वर्षा होने से। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा लंबी जड़ लंबा और कांटा नुकीली कांटा अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों को संरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है ना, देखिए ये सब वर्षा की मात्रा जहां कम होती है वहां पर, तो यह पश्चिमी आंध्र प्रदेश में जो है यह जो है दिखता है इस प्रकार का वन। ठीक है, तराई जो क्षेत्र होता है इस सब जगह अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, तमिलनाडु इस सब में जो है लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। देखिए शीतोष्ण चक्रवात कहने का मतलब हुआ कि यह जो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, कर्क रेखा 35 डिग्री से लेके 65 डिग्री के बीच के जो एरिया है यह शीतोष्ण कटिबंधीय है, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं, वाताग्र से। तो वाताग्र मैंने पहले ही बताया कि वाताग्र क्या होता है, जब गर्म वायु राशियां और ठंडी वायु राशियां, ठीक है, मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है। तो शीतोष्ण चक्रवात उसी का एक परिणाम है, क्योंकि यह जो रीजन है यह गर्म होता है और यह जो रीजन है क्या होता है, ठंडा। तो गर्म वायु जो है इधर से ऐसे चलती है, ठीक है, इधर से ही ठंडा वाला ऊपर से ऐसे आएगा, तो मिलेगा ना, तो मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाताग्र का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई, तो 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, याद रखिए।
नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। व्यवसायी बैंक अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखते हैं उसे कौन सा अनुपात कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या? आरक्षित नगद। क्या? कैश रिजर्व रेशियो, CRR, जो अभी वर्तमान में 30% है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई सी भी व्यवसायिक बैंक को अपने पास जो है में रखना पड़ता है पैसा को, उसको बोलते हैं, जितना उसके पास कुल जमा है उस कुल जमा का जो इतना अनुपात उसको अपने पास रखना पड़ता है वही कैश रिजर्व रेशियो, CRR कहलाता है। ठीक है ना? तो यह कितना है? 3% है। ठीक है। एक यहाँ पर ऑप्शन में है सांविधिक तरलता, जिसको SLR कहते हैं, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेट। क्या कहते हैं? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेट, सांविधिक तरलता अनुपात। यह क्या होता है कि इसके तहत जो है सोना चांदी प्रतिभूतियों को जो है वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? SLR, यानी कि सोना प्रतिभूति चांदी के रूप में जब रखेगा तो SLR होगा, और कैश के रूप में रखेगा तो CRR होगा। और CRR वर्तमान में कितना है? 3% है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर। यदि एक वस्तु की कीमत 800 रुपया से कम होकर 700 रुपया हो जाती है। देखिए एक वस्तु है जिसकी कीमत जो है 800 रुपया से, प्राइस जो है 800 से कम होके कितना हो गया? 700 हो गया। यानी कि कितना का? डेल पी, डेल का मतलब होता है अंतर को बताना, था डेल पी कितना हो जाएगा? 100 रुपया अंतर। उसके बाद है मांग की मात्रा Q1 इकाइयों से बढ़कर 70 इकाइयां हो जाती है। देखिए मांग की जो मात्रा है वह Q1 से बढ़ के कितना हो गया? 70 और ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। यानी Q बराबर Q1 प्लस क्वांटिटी, Q1 इकाइयों से बढ़कर कितना हो गया? 70 हो जाती है। उसके बाद है मांग की में मांग के बिंदु लोच। देखिए मूल्य और मात्रा में जब अंतर होता है तो उसे लोच कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि इसे लोच भी बहुत प्रकार का होता है। ठीक है। तो लोच क्या होता है कि मांग की लोच अगर कहा जाए तो जैसे मान लीजिए कि डिमांड जो है अभी जो है किसी वस्तु का, मान लीजिए किसे 10 पेन का डिमांड है और एक बैग जो है वह डिमांड जो है 100 पेन का हो जाए, और कंपनी उत्पादित कर रही है 15 पेन, तो यहाँ पर मांग का लोच क्या हुआ? बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ था। मांग के लोच वही होता है। तो मांग की लोच यहाँ पर बिंदु लोच कितना दिया हुआ है? 1.33 दिया हुआ है। ठीक है। तो पूछ रहा है तो Q1 कितना होगा? ठीक है। तो Q1 क्या हो जाएगा? Q1 बराबर हो जाएगा 800 माइनस 800 गुना 70, 8 सत्ते 5600, 5600। ठीक है। क्या क्या कहता है एक बार देखते हैं क्वेश्चन फिर से। हम्म। Q बराबर 800, Q1 माइनस 800 माइनस 70। उसके बाद है मांग की लोच, इसमें 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.33 है, 100 रुपये का अंतर हो रहा है, तो 133.3 हो जाएगा। 133.3 Q1 माइनस 800 Q1 बराबर हो जाएगा कितना? 5 8 7 5600 और माइनस 56,000, 1230। ठीक है। अब यहाँ पे 800 में से 133, हाँ घट जाएगा। 800 में से इसको घटाइए, 800 में से 133 घटाइए, अब भागत कीजिए। ठीक है। इसका आंसर कौन सा? 60 यूनिट आएगा। 60 यूनिट। देखिए फिर से एक बार देखिए, देखिए क्या है कि इतना ही बिंदु लोच इतना है, 100 रुपये का प्राइस अंतर हो रहा था तो 133.3 हो गया। ठीक है। माइनस 800 Q1, 800 Q1 इधर 133 फिर से एक बार यहाँ पर बढ़िया से समझिए। देखिए 133.3 Q1 बराबर 800 Q1
माइनस 56,000। ठीक है, यही है ना। मांग का लोच इतना था, मांग की बिंदु लोच कितना है, इतना है। 100 रुपए का अंतर हो रहा है, तो 133.3 Q1 हो गया। ठीक है, और 800 Q1 माइनस 800 गुने 70, 70 पॉइंट इकाई बढ़ा था, तो 800 Q1 माइनस 70 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 60 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा देखिए, एक फिल्म भी आया था लज्जा, अजय देवगन के साथ था लज्जा, कंगना रनावत का। तस्लीमा नसरीन, ठीक है, लज्जा, हाँ अजय देवगन का फिल्म है लज्जा। तस्लीमा नसरीन, माधुरी दीक्षित भी इसमें है, तस्लीमा नसरीन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एक ऑप्शन है किरण बेदी। किरण बेदी का एक पुस्तक है फेमस, इट्स ऑलवेज बिलीव। ठीक है, क्या नाम है उसका? इट्स ऑलवेज बिलीव एंड पॉसिबल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आईपीएल 2025 की सबसे मूल्यवान टीम कौन है? क्या ही पूछ रहा है ना, आईपीएल 2025 की सबसे मूल्यवान टीम, तो सबसे मूल्यवान टीम कौन है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 2 नंबर पे सबसे ज्यादा वैल्यू इसका है आरसीबी का, उसके बाद मुंबई का था, उसके बाद चेन्नई का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 अंतरराष्ट्रीय भाल फेंक टूर्नामेंट का पहला संस्करण किसने जीता? नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 नीरज चोपड़ा जीते हैं। कौन जीते हैं? नीरज चोपड़ा ही जीते हैं। और हारा कौन था? जूलियस एगो केन्या का। ठीक है ना, इन्होंने 86 मीटर, लगभग 87 मीटर, 86.14 मीटर जो है फेंका था। ठीक है ना, भाला फेंक के लिए बहुत फेमस है नीरज चोपड़ा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ये सब पहले रह चुके हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 24 नंबर, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले 11 वर्ष में भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं? 269 मिलियन लोग। कितना? इतना लोग गरीबी से बाहर निकल गए। अभी जो ताजा आंकड़ा जारी हुआ है गरीबी का, उससे 269 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हो गए। गरीबी को परिभाषित करने के लिए 2 भाग में बांटा गया है, एपीएल और बीपीएल। ठीक है, एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। रेलवे आर्च ब्रिज कहने का मतलब हुआ कि ऐसा आर्च। ठीक है, आर्च ब्रिज चेनाब नदी पे बना है। चेनाब ब्रिज भारत के किन 2 शहरों को जोड़ेगा? तो कौन शहरों को जोड़ेगा? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ेगा, जिससे दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है 2025 में, 6 जून को। कब किया गया है? 6 जून को उद्घाटित किया गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26, राज्य सहायता मिशन के तहत क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग और किस राज्य स्तरीय संस्था द्वारा किया गया? नीति आयोग और सेतु आयोग जो उत्तराखंड का है, इसके द्वारा मिलके किया गया है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में बताए थे हमने पहले भी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो होते हैं वही होते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। गठन कब हुआ नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो 72वां संस्करण जो है कहां आयोजित हुआ? तेलंगाना में आयोजित हुआ, तेलंगाना हैदराबाद। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तेलंगाना में। इसकी विजेता कौन थे? इसकी विजेता थी ओपल सुजाता। क्या नाम था उसका? ओपल सुजाता। ठीक है, चुआंगसरी, ओपल सुजाता चुआंगसरी नाम है उसका विजेता का, ओपल चुआंगसरी विजेता। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसीजीडी का
SEZ का फुल फॉर्म भी परीक्षा में आ जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूछ रहा है कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो यह छत्तीसगढ़ में किया गया, नवा रायपुर में स्पेशल इकोनॉमिक। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो है बहुत ज्यादा आगे का तकनीक आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका प्रयोग करके जो है कोई भी कार्य को आसान बनाया जा रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, ठीक है। तो इसका लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है कहां पर स्थापित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में ली जे मयांग ने शपथ लिया है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल, और मुद्रा क्या है, वान है, ठीक है। और उत्तर कोरिया के बारे में तो जानबे करते होंगे, किम जोंग उन। नेक्स्ट प्रश्न है, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? देखिए, मौर्य काल के समाप्ति के बाद जो है, जो मौर्योत्तर काल होता है, उसमें अनेक सारे वंशों का उदय हुआ था। उसी में से एक वंश था कौन, कण्व वंश, जिसका नींव किसने रखा था, कण्व वंश का वासुदेव ने रखा था। किसने रखा था, वासुदेव ने। और जब कण्व वंश के बाद जो है पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश के शासकों ने जो है क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। तो यही था, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मित्र वंश। इसमें एक है शुंग वंश, शुंग वंश का स्थापना किसने किया, पुष्य मित्र शुंग, ठीक है ना, पुष्य मित्र शुंग। नेक्स्ट है वाकाटक वंश भी इसमें है। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी, विंध्य शक्ति ने किया था, ठीक है, गोत्र कोई वंश नहीं है। और मित्र वंश का भट्टारक था, कौन था, भट्टारक। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर, बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? हरिश्चंद्र मंदिर जो है बोध गया के स्मारक में नहीं, बाकी ये सब है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। किसने किया था? यह कोई मंदिर नहीं है, यह एक संस्था है। पटना भवानी मंदिर जो है यह एक संस्था था जो बंगाल विभाजन के बाद बना था। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। उसी के बाद पटना भवानी मंदिर जो है संस्था स्थापित की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? यह जो है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद, गलती बता दी, आंसर इसका होगा, ये नहीं होगा, भूपेंद्र नाथ दत्त होगा, जो स्वामी विवेकानंद के भाई थे। स्वामी विवेकानंद के भाई कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने ही पटना भवानी मंदिर संस्था में स्थापना में योगदान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 33, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? किस साहित्य रचना से मिलती है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र? शतपथ ब्राह्मण से। किससे? शतपथ ब्राह्मण से। इसमें है, देखिए वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है उसमें जो है बहुत सारा चीजों का वर्णन किया गया है, मंडल है, सूक्त है, ठीक है। उसी तरह अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का संबंध किससे है? अथर्ववेद का संबंध जो है जादू टोना सबसे है। सामवेद का संबंध संगीत से है, ठीक है। इसका सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्ववेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्पवेद है, ठीक है। शिल्पवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा जी हैं, जो विश्वकर्मा पूजा भी आ रहा है 17 तारीख को, ठीक है। और इन सब वेदों के अलग अलग ब्राह्मण होता है, ठीक है। जैसे शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। किसका? यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, पटना के वहाबियों की शक्ति कब समाप्त हो गई थी? पटना के वहाबियों की शक्ति जो है 1870-71 में समाप्त हो गया था। कब हुआ था समाप्त? 1870 में। देखिए वहाबी आंदोलन जो है, वहाबी आंदोलन चला था और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। और वहाबी आंदोलन जो है यह इस्लाम में शुद्धिकरण करने के लिए जो है वहाबी आंदोलन किया गया था, ठीक है ना। जो शुरू करने वाला जो थे उनका नाम था अल वहाब,
ठीक है, और उन्हीं के नाम से जो है वहाबी आंदोलन चला। लेकिन स्वतंत्रता के समय में जो वहाबी आंदोलन पटना में जो मुख्य केंद्र था वह अली बंधुओं के द्वारा, ठीक है ना, विनायत अली और इनायत अली और विनायत अली के द्वारा शुरू किया गया था वहाबी आंदोलन पटना में, ठीक है, जो मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट है 35 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? श्याम बिहारी लाल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, 9 अगस्त 1942, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान से संबंधित है, किसान आंदोलन से, एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार। क्या नाम था? हुंकार, जो 1940 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। कहां से? हुंकार जो पत्रिका थी, जो स्वामी सहजानंद जो किसान आंदोलन के नेता थे, हुंकार पत्रिका प्रकाशित किया था कहां से? पटना से। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? देखिए, बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति जो है समुद्रगुप्त से मांगा था, ठीक है ना। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ये सब गुप्त वंश के शासक थे, जबकि अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, ठीक है ना, और बिंदुसार का पुत्र था। और इसके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, स्थापना की थी। किनके सहयोग से? कौटिल्य चाणक्य के सहयोग से, जो धनानंद को मारकर स्थापित किया गया था। गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने की थी, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, इसका पुत्र है समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी राजा था, इसने पराक्रमांक की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि? पराक्रमांक। इसे नेपोलियन बोनापार्टा भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो परीक्षा में आते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 38। कहां के शासकों ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपए का तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की थी, ठीक है ना। अवध के शाह, कौन? अवध के शाह मिर्जा वालिद नाम था उसका। क्या? मिर्जा वालिद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? बिहार के असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक है ना। और चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी इसको क्या कर लिए थे? वापस ले लिए थे। और इसके मैंने पिछले जो डिस्कशन उसमें बताया है कि जब वापस ले लिए थे तो चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए थे? रुष्ट हो गए थे। और चंद्रशेखर आजाद जो है, बहुत लोग रुष्ट हुआ था, उसमें से चंद्रशेखर आजाद, जो पीछे स्टेट में जो प्रश्न आया था उसके बारे में, चंद्रशेखर आजाद जो है अपने आप को गोली मार लिए थे। कौन? कहाँ? प्रयागराज, इलाहाबाद के आजाद पार्क में। तो यहाँ पर मौलवी मोहम्मद शाह, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न 40। किस दिन भारत सरकार द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना लागू की गई? 23 दिसंबर 1993 को। कब? 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार द्वारा सांसद स्थानीय विकास क्षेत्र, यानी सांसदों के द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए योजना लागू की गई। अब सांसद लोग अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे? नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई? देखिए, बीएसएनएल की स्थापना भारत संचार निगम लिमिटेड 2000 में स्थापना हुआ था इसका, ठीक है। 15 सितंबर को हुआ था, 15 सितंबर 2000 को। नेक्स्ट है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किससे संबंधित है? ललित विस्तार। ये सब बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये सब जितना है लिखा हुआ, दिव्य वेदांत, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ललित विस्तार, ये सब बौद्ध धर्म के है। ये गणित से भी संबंधित है ललित विस्तार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 43। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार से संबंधित है? लियो जियाबो चीन का है, नोबेल विजेता शांति से। ये सब याद करने हैं, याद कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, पोषण राष्ट्रीय संस्थान का केंद्रीय कार्यालय स्थित है। पोषण राष्ट्रीय संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया था? 1991। कौन सा? 1991। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1991। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न 46। निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र है? खाद्य तकनीकी अनुसंधान क्षेत्र मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में। नेक्स्ट प्रश्न, जो बताने वाला हो उसको बताएंगे। 46 47 जो याद करना है उसे याद कीजिए, लिख के याद कीजिए, कॉपी पर लिख कर याद कीजिए कि भूले नहीं भविष्य में। जब रिवीजन करें तो एक बार नोट्स उठाएं, पढ़ लिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो कौन था? बहुत अच्छा चित्रकारी करते थे पाब्लो पिकासो। आता है परीक्षा में कि पब्लो पिकासो का संबंध किससे था? चित्रकारी से। स्पेन का था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 48 सुमेलित कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जगह कहाँ है। ठीक है, तो लंदन में कौन सा जगह स्थित है? लंदन में जो है, लंदन में ट्राफलगर स्क्वायर स्थित है। उसके बाद वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर। उसके बाद मॉस्को में रेड स्क्वायर स्थित है। उसके बाद न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर स्थित है। ठीक है, याद कीजिए इसको, कौन कहाँ स्थित है। 49 कार्ल सेगन कौन था? देखिए, कार्ल सेगन जो है ब्रह्मांड के अध्ययन करने के लिए एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। ठीक है, जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए जो है रिसर्च किया था, शोध किया था, वह कार्ल सेगन था। खगोल शास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? ग्रह, तारे, नक्षत्र, इस सब का। 50 नंबर। 50 नंबर क्या है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र का संपादन किसने किया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संपादन जो है रुद्र श्यामा शास्त्री ने किया था। किसने किया था? रुद्र श्यामा शास्त्री। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की क्या की? रचना की। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? शासन व्यवस्था से है, आर्थिक व्यवस्था से है। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, जिसमें आज भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रासंगिक है, क्योंकि इनका जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ है उस पर जो है, उसी के आधार पर शासन व्यवस्था अभी भी चल रहा है, उसका छाया दिखता है अभी भी। ठीक है। नेक्स्ट है 51 नंबर। हवा ध्वनि के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि की संवेदना देती है। ध्वनि की संवेदना, ठीक है ना? क्या? ध्वनि की संवेदना। ध्वनि की आवृत्ति किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। प्रबलता किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। नेक्स्ट प्रश्न 52 एक पदार्थ के घनत्व को रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व किसको बोलते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान को मास m से डिनोट करते हैं, त्वरण को ऐसे। तो फोर्स हो गया F बराबर m में। ठीक है। प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, फोर्स एरिया, प्रेशर बोलेंगे, दाब बोलते हैं इसको। ठीक है। अब भार प्रति इकाई आयतन नहीं होता है। ठीक है। द्रव्यमान वही रहता है, भार जो है ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट 53 नंबर देखिए। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो देखिए, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करेगा तो इसका जो है क्या हो जाता है? चेंज होते रहता है वेग। क्या चेंज होता है? वेग। वेग किसे कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और चाल किसको कहते हैं?
चाल बोलते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसलिए वेग चाल अदिश राशि है, जबकि वेग सदिश राशि है। और सदिश किसको बोलते हैं? जिसका डायरेक्शन पता हो उसको सदिश कहते हैं, ठीक है। और जिसको परिणाम और दिशा नहीं होता, परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता, उसे अदिश। तो वेग क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। दाब, दाब का भी बताते हैं ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जड़त्व, जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का जड़त्व जो है, अगर मान लीजिए जब तक उसमें बाहरी फोर्स नहीं लगता है तब तक वह वस्तु स्थिर रहती है, जैसे ही उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु मूव करती है, तो सब जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट है 54 नंबर। घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होती है। ध्वनि तरंग में ध्रुवन नहीं होता है, सिर्फ प्रकाश में होता है। ध्वनि तरंग में ध्रुवन नहीं होता है, सिर्फ प्रकाश में ध्रुवन होता है। पोलराइजेशन, प्रकाश का एक जगह इकट्ठा होता है। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण में एक ध्वनि वेव है और दूसरा ध्वनि वेग है, दोनों आपस में मिलकर एक और ध्वनि वेव बना, एक ध्वनि वेव बना लेता है। परावर्तन में प्रकाश की किरण आपतित आपतन होती है, फिर क्या होती है? टकराकर वापस चली जाती है, ठीक है। और एक और क्या है इसमें? विवर्तन है, ठीक है। विवर्तन क्या होता है कि जब कोई वेव आती है तो वेव आने, जो वेव चल रहा है बीच में एक अवरोध हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये मुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं विवर्तन, डिफ्रैक्शन। जैसे वायुमंडल में क्या होता है? धूलकण होते हैं, तो जो लाइट वेव आता है, लाइट जो इधर उधर धूलकण से टकरा के इधर उधर, ध्वनि जो हम लोग बोल रहे हैं तो वायुमंडल में धूलकण है, उससे टकरा के इधर उधर होता है, उसको विवर्तन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर। सीएफएल तथा एलईडी लैंप में क्या अंतर है? देखिए सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या अंतर है? तो अंतर है इसमें, अंतर देखिए, पहला है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारावाष्प एवं संपीडक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक प्रयोग का प्रयोग करता है, ठीक है। एलईडी में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर का, और सीएफएल में पारावाष्प, भी सही है, इसलिए ये सही आंसर है। दूसरा, सीएफएल के औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होता है, गलत। एलईडी का जीवन अवधि ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट है। एलईडी का अवधि, जीवन अवधि क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि सीएफएल का कम होता है। तीसरा, एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। हाँ ठीक है, एलईडी जो है सक्षम, एलईडी कम सक्षम है ऊर्जा में और सीएफएल ज्यादा है, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? सही। 1 का 3 सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र। देखिए मेथनॉल का रासायनिक सूत्र जो है CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH होता है। नेक्स्ट है कांसा किसके मिश्र धातु है? कांसा जो है, कांसा, हाँ कांसा है, तो कांसा किसका हो जाएगा? तांबा व टिन का। किसका हो जाएगा? तांबा और टिन का हो जाएगा, जिसमें तांबा जो है 88% होता है और 12% क्या होता है? टिन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता जो है पीतल होता है, ठीक है। 64% और तांबा और 36% जस्ता मिलके पीतल बनाता है। उसके अलावा क्या है इसमें? तांबा और लोहा। तांबा और लोहा जब आपस में मिलते हैं तो विद्युत चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। और लोहा और निकेल, लोहा और निकेल का इस्तेमाल जो है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, यानी चुंबकत्वीय गुण और अनुचुंबकत्वीय गुण के लिए जो है हम लोग लोहा और निकेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 58। ऑक्सीकरण के विक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोता है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न 59। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। इथेनॉल का विकृतीकरण होता है। देखिए इथेनॉल, इथेनॉल जो है, इथेनॉल किससे प्राप्त होता है? गन्ना और मक्के का जो पौधा होता है उससे प्राप्त होता है, बनाते हैं हम लोग क्या? इथेनॉल। और इसे किसमें मिलाते हैं? डीजल में, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि इथेनॉल का विकृतीकरण होता है, इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। किसमें? रोगाणुरोधक के रूप में, ठीक है। और इथेनॉल जो है किससे प्राप्त होता है? गन्ना और मक्का के जो खोई होते हैं उसी का किण्वन
किया जाता है और किण्वन करके जो है इथेनॉल निकाला जाता है। और इससे स्फुरदत ज्वलनशील भी होता है, पारदर्शी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 60। जब एक एस और एक पी कक्षीय को संकरित किया जाता है तब क्या होता है? तब जो है हमें अंशों पर दो कक्ष प्राप्त होते हैं। देखिए 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, 1s कक्षा होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, 1s2 2s2 2p6 इस तरह से होता है। तो बोल रहा है कि एक एस और एक पी मिलेगा तो पी का 3 कक्षा, ए का एस, ठीक है, मान लीजिए एक है एस, उसके बाद पी है, तो पी है तो पी में भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक ऐसे बनेगा, फिर एक ठो ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर एक ठो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक और स्पोर एक पी मन को मिलता है, तो इसको दो कक्ष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न बोर्ड पे लाने दीजिए। हाँ देखिए, शर्करा निर्माण उद्योग के उपोत्पाद खोई का प्रयोग का उत्पादन होता है। देखिए शर्करा निर्माण के लिए मक्का कह रहे हैं, गन्ना का प्रयोग के, गन्ने से जो है शर्करा चीनी बनाया जाता है। उसका जो खोई बचता है, उस खोई से हम लोग कागज भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कागज बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर कागज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? रेडियोधर्मी प्रदूषण यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है। देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण बहुत ही खराब प्रदूषण का कारण माना जाता है, तो अनुवांशिक परिवर्तन लाएगा, तो बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है ना, तो इसमें ई सही है। दूसरा है, यह मिट्टी में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। नहीं, असंतुलन का काम मिट्टी में जो खनिज है उसको ही कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसका। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, उसके बाद है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, बिल्कुल सही है। इससे बहुत ज्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण से जो है मानव को हानि होता है, तो ये सही भी सही है। इससे जो है कैंसर भी होता है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 1 3 4 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर देखिए, कवकों का अध्ययन, कवक का अध्ययन जो किसमें करते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कवक का, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी। साइटोलॉजी में किसका? सेल का अध्ययन करते हैं, कोशिका का। किसका? कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, न्यूरोलॉजी तंत्रिका विज्ञान में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिख रहा है 64 नंबर, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात देखिए विनाश होता है प्लीहा में, अब बनता है कहाँ? अस्थि मज्जा में। बनेगा कहाँ? अस्थि मज्जा, और विनाश कहाँ होगा? प्लीहा में। नेक्स्ट प्रश्न, एक बाघ और बंदर के बीच निम्नलिखित में कौन सी बात अलग है? देखिए क्रम का अलग है। देखिए संघ होता है, किंगडम होता है, तो बाघ जो होता है एक उसको मांसाहारी में रखते हैं, बंदर को शाकाहारी में रखा जाता है। ठीक है, एक तरह का ही है। बाकी जो है किंगडम उंगडम का जो बनाया गया है क्रम, उसमें क्रम का अंतर होता है इसका, बाघ और बंदर में। तो थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत है इस चीज को समझने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से अलग है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? देखिए लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि एक ही जीव से, एक ही से उत्पन्न होता है उसके जैसा शरीर। जैसे आलू, आलू का उत्पादन करने के लिए आलू ही रोपा जाता है। ठीक है, गुलाब का पौधा, उसके कली को गुलाब का जो पौधा है उसके कलम को काट के और फिर रोपने से गुलाब ही होता है। तो ये क्या हुआ कि उसी से, एक ही जीव से उसी के सदृश जीव बना, तो वह क्या हुआ? अलैंगिक हुआ। अलैंगिक में क्या होता है कि दो विपरीत जो है समूह के लोग जो है मिलकर जो है जो जीव अपने सदृश सजीव जीव उत्पन्न करते हैं उसे लैंगिक कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? एक नए जीवन मानसिक रूप से जनक माता पिता के होते हैं, क्या क्या है? हाँ ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न 67 67,
प्रतिजीव पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेंसिलिन कवक से प्राप्त होता है, जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, 68। किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी साल्मोनेलोसिस का कारक है? बैक्टीरियल। ठीक है, जल जनित बीमारी है साल्मोनेलोसिस, यह जो है जीवाणु से उत्पन्न होता है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भिन्न है आपस में किससे? देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? या एक कोशिकीय जीव को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक, और बहुकोशिकीय जीव को बोलते हैं यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है भिन्न क्या है, पूछ रहा है भिन्न क्या है, तो ऑप्शन क्या है? अस्पष्ट झिल्ली। देखिए, हाँ, तो अस्पष्ट झिल्ली यही इसका आंसर हो जाएगा। झिल्ली नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में झिल्ली होता है और प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होता है, तो एक अंतर ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 70। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए, देखिए फल को पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल करते थे, इसका आंसर कौन हो जाएगा? एथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट है जीका वायरस। 71 नंबर देखिए, जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जीका वायरस जो मां से बच्चे को संक्रमित नहीं करता, ये जो है गलत है, सॉरी सही, हाँ, यह मां से बच्चे को संक्रमित करता है, इसलिए गलत होगा, बाकी सब सही है। इसे युगांडा अफ्रीका में पहली बार खोजा गया था, जीका वायरस, बुखार उखार लग जाता है इसमें युगांडा में। ठीक है ना, ये सही है। सर्वप्रथम युगांडा में जीका 1 के एक बंदर से वियुक्त किया गया था। उसके बाद यह मां से बच्चों को संक्रमित करता है नहीं, संक्रमित नहीं करता है, करता है, इसे होना चाहिए। यह दिन के समय में सक्रिय एडिज मच्छरों से संचारित होता है, ये भी सही है, ये सब सही है पॉइंट। जीका वायरस गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के मस्तिष्क के असामान्य विकास का कारक होता है, ये भी सही है, तो ये सब सही बातें हैं। 72 नंबर देखिए, थोड़ा बड़ा ज्यादा हो गया है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। 72 नंबर देखिए, 72 क्या है? कथन है कुछ अकशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी रीढ़ की हड्डी, रिब्स नहीं होता है, अकशेरुकी प्राणियों का रक्त नीला होता है, सही बात है, सही होता है। ऐसे अकशेरुकी चेरा उरा देखे होंगे उनमें। उसके बाद आ रहा है कथन, उनमें एक कॉपर युक्त तत्व हीमोसाइनिन पाया जाता है, तो ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का उपयोग व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है 73 नंबर, एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास व हल्के रंग और पीले रंग की पत्तियां। देखिए, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होता है पौधा में ना, इसलिए एनपीके, एनपीके क्या है? खाद है। ठीक है ना, एन से हो गया नाइट्रोजन, पी से हो गया पोटास, के से हो गया पोटेशियम। ठीक है, इसको मिलाया जाता है, खाद बनाया जाता है, तो एनपीके नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसका विकास नहीं होगा, तो सही है। नाइट्रोजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन तर्क के रूप में पारित मान सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान तो मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ? MIN, तो MIN हो जाएगा। वर्तमान में कंप्यूटर का कौन सा कोड जो कंप्यूटिंग की दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है? ASCII, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ASCII, देखिए ऑप्शन में दिया होगा ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है ना, क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, ASCII का मतलब। तो ये था। ठीक है, ये था हमारा डिस्कशन किसका? सेट 4 का डिस्कशन था। अगली क्लास में जो है हम लोग सेट 5 का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और टेस्ट जरूर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।